नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। 10 के एजेंडे में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। 7 फरवरी को प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम जवाब देंगे। 7 फरवरी को यह जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, जिस पर आज चर्चा होगी। आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी। 7 फरवरी को प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम मोदी जवाब देंगे। कल ही 2023-24 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया और ऐसे में बजट को लेकर के और खास तौर पर बजट में मेंशन जितने भी बिंदु हैं उन सभी विषयों पर चर्चा विपक्ष ने भी शुरू कर दी है और ऐसे में अब प्रस्ताव पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव आज सदन में विषय बना रहेगा। धन्यवाद प्रस्ताव पर आज महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा होगी। सदन में बीजेपी धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएगी। आपको बता दें कि ये पहली बार था कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत की थी। 1 फरवरी को उनके अभिभाषण के बाद बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। कल बजट पेश किया गया था। ज्वाइंट सेशन में 1 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहला ज्वाइंट सेशन अभिभाषण दिया था। 7 फरवरी को प्रस्ताव पर चर्चा का पीएम मोदी जवाब देंगे। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महत्वपूर्ण बातें कही थी, जिसके बाद कल बजट 2023-24 पेश किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्योंकि आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी, क्या कुछ होगा इस दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो केंद्र की मोदी सरकार है वो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण बजट सत्र की जैसे ही शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान कई अहम बातें वो कहती हैं और बजट सत्र के बारे में बताती है, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताती है। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक धन्यवाद प्रस्ताव संसद के पटल पर लाया जाता है, सदन के पटल पर लाया जाता है और आज धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इसके अलावा बजट 2023-24 जो कल पेश किया गया है आम बजट, उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा हो सकती है। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी में है और यही कारण है कि आज भी जो सदन का जो सत्र चल रहा है तो संसद भवन के दोनों ही सदनों में कहीं ना कहीं जो हंगामा है वो हो सकता है, क्योंकि मनीष तिवारी की बात करें वो भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा चाहते हैं। इसके अलावा कई सांसद ऐसे हैं जो विवादित जो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई है उसको लेकर इस पर चर्चा चाहते हैं। तो निश्चित रूप से आज दोनों सदनों की अगर हम बात करें तो हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि महंगाई के मुद्दे पर चर्चा हो और क्योंकि कल जब आम बजट पेश हुआ तो विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा करार दिया था। तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति का अभिभाषण को लेकर आज धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र की मोदी सरकार कहीं ना कहीं सदन में रखेगी। इसके अलावा इसकी बात करें तो जिस तरीके से बजट लाया गया है तो केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो बजट है गांव गरीब किसानों का है और इस बजट से कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों का हित होगा। लेकिन विपक्ष किसी भी तरीके से सरकार को घेरने के प्रयास में है और यही कारण है कि लगातार जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें से भी कई जो पार्टियां हैं वो उसमें नदारद रही थी। तो निश्चित रूप से आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद दिया जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने अभिभाषण दिया और देश की उपलब्धियां बताई पिछले 1 साल की क्या कुछ रही, किस तरीके से कोरोना काल में भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ
हुआ, भारत ने जो कोरोना से लड़ने वाले उपकरण हैं वो भारत में ही बनाने शुरू कर दिए, वैक्सीन बनाई, टीकाकरण अभियान तेजी से चलाया गया, भारत आत्मनिर्भर बना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत तेजी से बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर भी बढ़ रहा है। इन सब तमाम विषयों का जो जिक्र है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था और इसी के अगर हम बात करें तो इसी को कहीं ना कहीं आज जो धन्यवाद प्रस्ताव है वो संसद के पटल पर रखा जाएगा और निश्चित रूप से क्योंकि जिस तरीके से कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 पेश किया था, जिसके बाद तमाम प्रतिक्रिया सामने आई थी। पक्ष की अगर हम बात करें तो पक्ष इसकी खूबियां गिनवाने में लगा हुआ है और विपक्ष की बात करें तो खामियां खोजकर सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। और खासतौर पर बात करें तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे की नेतृत्व में अध्यक्षता में एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप जिसकी बैठक भी होगी और सरकार के घेराव के मूड में विपक्ष इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो जब भी सदन का सत्र चलता है, संसद का सत्र चलता है तो निश्चित रूप से विपक्ष का यही काम होता है कि सरकार को घेरा जाए, किसी न किसी मुद्दे को लेकर घेरा जाए। और हर बार जब संसद चलता है तो आमतौर पे आधा अगर संसद के सत्र की अगर हम आधे समय की बात करें तो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। कई बार जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ता है और निश्चित रूप से इस बार कई अहम मसले हैं, इसको लेकर विपक्ष ने लगातार चर्चाएं भी की हैं और कई बातें विपक्ष के नेताओं की ओर से कही गई और एक के बाद एक कई अहम मसले हैं। चाहे विवादित डॉक्यूमेंट्री की बात करें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई है और कई जगह इसकी स्क्रीनिंग भी जबरदस्ती कराई गई, जानबूझकर कई शिक्षण संस्थानों में कराई गई, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। और ये भी कहा जा सकता है कि आखिर इस वेब सीरीज को क्यों प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो विपक्ष है वो चाहता है कि महंगाई को लेकर चर्चा हो, क्योंकि सरकार कह रही है कि इस बजट से गरीबों को राहत मिलेगा, मध्यम वर्ग को राहत मिलेगा, लेकिन बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दाम की बात करें या एलपीजी सिलेंडर की बात करें, इन सब विषयों पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो चर्चा चाहता है। इसके अलावा भारत चीन सीमा विवाद पर लेकर भी चर्चा चाहता है। तो निश्चित रूप से आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण पहले हुआ था उसको लेकर आज धन्यवाद जो प्रस्ताव है वो सरकार लेकर आएगी, जिस पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। वही कांग्रेस के स्ट्रैटेजी ग्रुप की आज बैठक होगी जिसमें बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष इस वक्त नजर आ रहा है। थोड़ी देर में कांग्रेस के स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक शुरू होगी। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में ये बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। सरकार ने जो बजट कल पेश किया, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जिन्होंने 2023 और 24 का बजट पेश किया, उसमें खामियां खोज कर विपक्ष के नेता इस वक्त प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उसी क्रम में कांग्रेस के स्ट्रैटेजी ग्रुप में बैठक होगी। सरकार की जो बजट पेश किया गया है उसमें एक एक बिंदु पर विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए मंथन किया जाएगा और सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर लखनऊ से, जहां बजट पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बजट पर बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल बजट पेश हुआ था और अब तमाम नेताओं के शीर्ष नेतृत्व के प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और ऐसे में इसी क्रम में यूपी के सूबे के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बजट पर क्या कुछ कहेंगे, किन तरह से बजट से वो खुश हैं, वो भी बताएंगे। बजट में किसानों के लिए किस तरह से खासतौर पर विवरण दिया गया है। कृषि केंद्रित बजट रहा, टैक्स स्लैब में जिस तरह से छूट दी गई है उस पर भी महत्वपूर्ण बात करते हुए नजर आएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। सीएम आवास पर बजट पर बोलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
अगली खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में 300 फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं। लगातार ऐसे खबरें सामने आती रहती है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और खास तौर पर गोरखपुर वासियों के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए एक एक कर सभी की फरियाद सुनते हैं। खासतौर पर महिलाएं जनता दरबार में हिस्सा लेती हैं, अपनी अपनी फरियाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश करती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जनता दरबार की। सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हुए नजर आते हैं। एक एक व्यक्ति की फरियाद क्या है उसके निस्तारण के लिए कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए। हरेंद्र, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं और ऐसे में इसी क्रम में जनता दरबार लगाई गई। क्या कुछ हुआ उस दौरान, कितने संख्या में फरियादी वहां पहुंचे? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते हैं तो गोरखपुर की जनता के साथ साथ पूर्वांचल की जनता की समस्याओं पर जरूर विचार विमर्श करते और मिलते भी हैं। आज भी उसी तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहे और 300 से अधिक लोगों की समस्याओं को सुनने का काम किया है और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिया है कि मामले का निस्तारण करने में अपनी कोताही न बरतने अधिकारी, और जिसकी भी समस्या थाने स्तर की हो, तहसील स्तर की हो, जिले स्तर की हो, सब लोग बाखूबी उसका निस्तारण करें। यही नहीं, अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है कि आखिरकार इतनी बड़ी पैमाने पर जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता क्यों आ रही है, क्यों थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर या जिले स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है। तो अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने आज जारी किया और निर्देश दिया है कि आप थाने स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिले स्तर पर। हरेंद्र, क्योंकि पिछले दिनों एक स्टैटिस्टिक्स भी सामने आया था जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर माना गया था और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक के बाद एक फरियादियों की जो परेशानियां हैं उसको सुलझाते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में यही तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है, जहां पे तमाम फरियादी अपने जो समस्याएं हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हैं, जिसका निस्तारण के लिए भी त्वरित कार्रवाई के आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। देखिए, जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद थे तो गोरखपुर की जनता के लिए पॉपुलरिटी उनकी बढ़ी थी। सांसद बनने के बाद जब मुख्यमंत्री बने हैं तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे देश की जनता के लिए वो पॉपुलरिटी बन गए हैं और खास तौर से जनता उनसे उम्मीद करती है, क्योंकि जनता डायरेक्ट रूबरू होते हैं और जनता से उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं सुनने के बाद। तो इसलिए जनता जो क्वालिटी मिलती है, जो उनकी तारीफ की जाती है, तो खासतौर से उनके इसे बिहेवियर के लिए तारीफ की जाती है कि सबसे मिलते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो। और खासतौर से अगर कोई फरियादी अपने बच्चे को लेकर के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचता है तो उस बच्चे को अपने हाथों से चाबियां देते हैं और दुलार देते हैं, प्यार देते हैं। तो खासतौर से सबसे उनका लगाव है। इसी कारण उनकी जो है कि जो ग्रेड मिली है, ग्रेड 1 में शामिल हुए हैं, इसी के कारण की सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को माना जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हरेंद्र। वहीं 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण आज होगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा दोपहर 1 बजे लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि दाऊदनगर फैजुल्लागंज विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी इसमें मौजूद रहेंगे। विधायक डॉक्टर नीरज बोरा भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र का आज लोकार्पण होना है। दोपहर 1 बजे लोकार्पण किया जाएगा। दाऊदनगर फैजुल्लागंज विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण आज दोपहर 1 बजे होगा।
खास तौर पर बात करें तो ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर भी इसमें मौजूद रहेंगे। अगली खबर अमेठी से, जहां रामचरितमानस वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखा गया है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला भी फूंका गया और स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल भेजने तक की मांग कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामचरितमानस पर एक के बाद एक विवादित बयान देने के बाद अब अधिवक्ताओं का ये प्रदर्शन देखा गया। पुतला फूंका गया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। सपा की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें बीते दिनों दी गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी, जिसमें उन्हें महा सचिव के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। मौर्य ने सनातन धर्म पर कुठाराघात किया है। निश्चित तौर पे पूरे सनातन धर्मी के लिए शर्म की बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसी निंदा के तहत आज उनका पुतला दहन किया गया है। एक सरकार को जो आज हिंदुत्व के नाम पे, सनातन धर्म के नाम पे प्रदेश से लेकर देश में जन्मोत्कर्ष पे शासन कर रही है, आज पहुंची है। निश्चित तौर पे उस राम की आस्था का आज गाथा जिस रामचरितमानस में दिया गया है उसको जलाया जा रहा है। मेरी सरकार से मांग है उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और इस तरह के जातिवाद धर्मवाद के नाम पे जो एक विष बोया जा रहा है समाज में, उसको हटाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर कुठाराघात किया है। आज का प्रदर्शन बहुत सराहनीय और अच्छा रहा और उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म और हिंदुओं की आस्था का ठेस पहुंचाया है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं निंदनीय हैं। आज का अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां विवाह समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। शादी समारोह में गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच गया और डीजे पर डांस में बारातियों में विवाद हुआ था। मामूली सी कहासुनी हुई, जिसके बाद फायरिंग की गई। बारातियों में नाचने को लेकर विवाद हुआ। खतौली थाने के अंतवाड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बारातियों में नाचने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग की गई और इस फायरिंग में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। विवाह समारोह में फायरिंग का ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है। मुजफ्फरनगर में फायरिंग में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। शादी समारोह में गोली चलने से हड़कंप मचा। लोग हैरान हैं कि मामूली सी कहासुनी में डीजे पर डांस को लेकर के बारातियों में विवाद हुआ, जिसके बाद फायरिंग की गई और खतौली थाने के आंतवाड़ा का ये मामला। आंतवाड़ा ग्राम में मुजफ्फरनगर में बारातियों में आपस में हुए विवाद में एक व्यक्ति के गोली लगने की सूचना पर खतौली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सीएचसी खतौली भिजवाया, जहां से उस व्यक्ति को मेरठ में अग्रिम इलाज के लिए रेफर किया गया। वहां से सूचना प्राप्त हुई कि घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में खतौली थाना पर तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ जुड़ गया। सचिन, क्योंकि ये मामला मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां पर शादी समारोह में गोली चलने से हड़कंप भी मचा और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मामले पर आपके पास? देखिए, खतौली थाना क्षेत्र के अंतवाड़ा गांव में एक बारात आई थी,
उसी में कुछ जो बाराती हैं वो नाचने को लेकर आपस में विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि उसमें गोली चलने की नौबत आई और गोली चलने के बाद एक युवक, सतीश नाम का युवक है, उसको गोली लगी है। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो अग्रिम कार्रवाई है वो चल रही है। सचिन, क्योंकि ये पूरा मामला शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर शुरू हुआ और ऐसे में क्या कुछ वहां पर जो आई विटनेस है वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ, किससे विवाद हुआ था? देखिए, आपस में ही कुछ लड़के थे, उनमें नाच रहे थे डीजे पर। चढ़त के दौरान उसी में किसी का पैर लगा एक दूसरे के और उसके बाद हाथापाई हुई। हाथापाई के बाद देखते देखते ये संघर्ष जो है खूनी संघर्ष में बदल गया और वहां पे तमंचे से एक फायर हुई और फायर से एक सतीश नाम का युवक जो बारात में ही आया हुआ था उसको गोली लगी और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां पे उसे उसकी मौत हुई है। जी सचिन, क्योंकि एक के बाद एक के ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, क्या प्रशासन की इस पर नजर नहीं है कि ऐसे शादी समारोह में इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है फायरिंग की वजह से और नासमझी कहे उसकी वजह से? देखिए, हर्ष फायरिंग भी लगातार सुप्रीम कोर्ट भी इस पे नकेल कसे हुए है, लेकिन जो करने वाले हैं वो बाज नहीं आते हैं और इस तरह से ये विवाद हुआ है और जो खुशी का माहौल था वो एकदम से मातम में बदल गया मुजफ्फरनगर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन। अगली खबर आगरा से, जहां ग्वालियर रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की केबिन में लोड लोहे के घूसे गाटर और ट्रक चालक के ब्रेक लगाने पर ये हादसा हुआ। ईदगाह से मुरैना गाटर लेकर जा रहा था ट्रक, जिस दौरान ये हादसा हुआ। ईदगाह से मुरैना गाटर लेकर ट्रक जा रहा था। वहीं आगरा में बाइक सवार 3 युवकों ने अज्ञात वाहन को रौंद दिया है। वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। आगरा से ये मामला, जहां 3 युवकों ने अज्ञात वाहन पर सवार युवक को रौंद दिया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें ब्लर इसलिए क्योंकि इस तरह की विजुअल्स हम आपको नहीं दिखा सकते। वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए भर्ती कराया है। कैसे हुआ ये? यहाँ से निकल के जा रहे थे, आपसे कारण कोई बड़ा वाहन दे गया इसमें। क्या लोगों की मौत होगी इसमें? 2 लोगों की मौत होगी। क्या लोग थे ये 3 लोग थे। एक घायल है इसमें? एक घायल है इसमें। क्या पुलिस आ गई है? हाँ, पुलिस आ गई। करीब कितना टाइम हो गया उसे एक्सीडेंट हुए? 10-15 मिनट हुए हैं अभी। कैसे हुआ ये? यहाँ से निकल के जा रहे थे। अगली खबर इटावा से, जहां एएनएम की छात्रों के साथ मारपीट देखने को मिली है। हॉस्टल में 4 बदमाशों ने घुसकर मारपीट की है। एएनएम की छात्रों ने छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट की। छात्राओं के साथ ये मारपीट की वारदात, एएनएम के छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला। बदमाशों ने एक का गला दबाकर मोबाइल भी छीना है। मामले में एसएसपी ने जांच टीम का गठन भी कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ सिविल लाइन के पास बने महिला हॉस्टल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अभी मैंने डीसी साहब का फ़ोन आया कि हमारी विंग से लोगों ने सूचना दी कि यहाँ पे चावल रखा गया है। मैं
मौके पे पहुंचा है। यहाँ पे राजकुमार सोलंकी जी हैं और स्नेहा केमाई हैं और यहाँ पे लगभग 200 कट्टे के आसपास जो कि प्राइवेट कट्टों में है, हाथ की सिलाई में है, बोरिया चावल रखा हुआ है। बाकी इस पर जो अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर आखिर जो जिसका गोदाम है ये, जिस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और अभी तक इस पे जो भी गोदाम का मालिक होगा उसके खिलाफ FIR कराई जाएगी, जो भी है चावल के आधार पे। तो सर ये पता चल पाया अभी तक गोदाम का जो मालिक है कौन है? अभी जस्ट पहुंचा हूँ, कौन है हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सूचना कर रहा है। लड़कियों का ग्रुप आया हुआ था, इसमें 5-6 लड़कियां शामिल थी जो कि यहाँ पर ANM के नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। यहाँ CMO के ऑफिस के जो उसमें कैंपस है उसके अंदर वो उनका हॉस्टल है। उस हॉस्टल में शिकायत थी कि एक खिड़की टूटी हुई थी, उस खिड़की के रास्ते से कुछ लोग इसमें अंदर आ गए थे। मेरे द्वारा इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए और गंभीरतापूर्वक लेते हुए जिलाधिकारी से भी बात की गई तथा CMO से भी वार्ता की गई, वहाँ पर गार्ड्स वगैरह की व्यवस्था कराई गई है। साथ ही साथ SP सिटी को तत्काल मैंने निर्देशित किया और महिला दरोगा की उपस्थिति में तथा सिविल लाइन इंस्पेक्टर को भी मैंने तत्काल मौके पर भेजा और इस पर देख के पूरे घटना की इवन सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर गए हुए थे। पूरी घटना में जो है समीक्षा करवाई और ये देखा और फुटेज वगैरह भी उसने चेक कराया। उसके आधार पर कुछ लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरी सक्रियता के साथ इसमें पता भी किया और हम लोगों ने रातों रात जो है पता करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक लड़कियों का ग्रुप आया हुआ था, इसमें 5-6 लड़कियां शामिल थी जो कि यहाँ पर ANM के नर्स की ट्रेनिंग कर रही थी। यहाँ CMO के अगली खबर आगरा से, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। राशन गोदाम पर छापा मारा गया है, जहां 100 क्विंटल चावल बरामद किए गए हैं। व्यापारी धड़ल्ले से चावल की कालाबाजारी कर रहा था। सरकारी राशन को प्राइवेट कट्टों में बदलते है राशन माफिया और कार्रवाई के बाद राशन माफियाओं में हड़कंप मचा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आगरा से हमारे साथ जोगेंद्र सिंह जुड़ गया। जोगेंद्र, क्योंकि ये पूरा मामला कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है और छापेमारी करके ये बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने। जी मैं बता दूं कि आगरा के थाना सैया क्षेत्र में एक गोदाम बना हुआ था, जहां एक तरफ सरकार ने कल बजट भी दिया है। बजट में ये कहा गया है कि गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा, मगर जो राशन माफिया है जो कि हमेशा से ही सक्रिय रहते हैं, जो कि लोगों का हक, गरीबों का हक मार करके उसके प्राइवेट कट्टों में पलटा करके और उसको गोदामों में अंदर रख देते हैं, जिसकी सूचना पर MI के लिए सूचना की गई, जिसमें एक टीम गठित की गई। टीम ने सैया थाना क्षेत्र के तेहरा में एक प्राइवेट गोदाम है, जहां 100 कुंटल से अधिक चावल जो पकड़ा है, जो चावल गरीबों को हक मार करके राशन डीलरों से या सप्लाई करता से, इन लोगों से जो इकट्ठा किया गया, उसको छापा मारकर पकड़ा गया, जिसमें आगे की कार्रवाई भी की जा रही है और मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। ऐसे राशन माफिया जिसके चिन्हित किया जा रहा है कि ये गोदाम किसका है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जोगेंद्र। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए News 1 इंडिया।